हाँ जी बच्चों, काइनेटिक्स ऑफ अपोजिंग रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अपोजिंग रिएक्शन से मुराद सिंपली रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। ये ऐसे रिएक्शंस हैं जो दोनों डायरेक्शंस में होते हैं, यानी इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट बैकवर्ड रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। इनकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय सेकंड ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर अपोज बाय सेकंड ऑर्डर। ये डिफरेंट टाइप्स हैं जो अपोजिंग रिएक्शन की पॉसिबल हैं, और इनमें से जो फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसके मैंने आपको बताया था कि दो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। एक केस ये है कि आप रिएक्शन को रिएक्टेंट से इनिशिएट करें और इनिशियली रिएक्शन वेसल के अंदर सिर्फ रिएक्टेंट अवेलेबल हो, प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो, यानी रिएक्टेंट की कोई कंसंट्रेशन रिएक्शन वेसल के अंदर एग्जिस्ट करती हो और प्रोडक्ट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो जीरो हो। दूसरा फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर का पॉसिबल केस ये है कि आप रिएक्शन को तब से मॉनिटर करना शुरू करें जब रिएक्शन वेसल के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों मौजूद हों, यानी रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन नॉन जीरो हो। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये वाला केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और बैकवर्ड रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन प्रोडक्ट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो जीरो नहीं है। लास्ट टाइम जो केस हमने डिस्कस किया था उसमें हमने कहा था कि प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन जीरो है और रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, जबकि यहाँ पर जो केस है उसमें प्रोडक्ट की भी इनिशियल कंसंट्रेशन है और वो नॉन जीरो है, और रिएक्टेंट की भी इनिशियल कंसंट्रेशन है और वो नॉन जीरो है। हम सपोज कर लेते हैं कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो प्रोडक्ट के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, इसलिए जो नेट रिएक्शन की डायरेक्शन होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी। तो इसकी काइनेटिक्स को डिस्कस करने के लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ए एक रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है, यानी ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। बी का बैकवर्ड ए में कन्वर्ट होना, ये बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन है। रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन के एफ है, जबकि रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन के बी है। हम सपोज करते हैं कि जब टाइम जीरो था तब रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन स्मॉल ए थी और प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन स्मॉल बी थी, जबकि ए बी के मुकाबले में ज्यादा था और काफी ज्यादा था, इसलिए नेट रिएक्शन की डायरेक्शन फॉरवर्ड होगी और ए की कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होगी और बी की कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज करेगी। यही रीजन है कि मैंने लिखा कि जब टाइम टी जीरो से इंक्रीज करके टी हो जाता है तब ए की कंसंट्रेशन ए से कम होकर ए माइनस एक्स हो जाती है, जबकि बी की कंसंट्रेशन बी से इंक्रीज करके बी प्लस एक्स हो जाती है। इस सारी स्टोरी को अगर आप एक ग्राफिकल वे में एक्सप्रेस करें तो आप जानते हैं कि जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल को अलोंग वाई एक्सिस और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अलोंग एक्स एक्सिस लेते हैं। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इस केस में वो टाइम है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। हमने ये कहा है कि जब टी जीरो था तब ए की इनिशियल कंसंट्रेशन ए थी और वो ज्यादा थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ए कंज्यूम हुआ, उसकी कंसंट्रेशन कम हुई, तो ये कम हो रही है और अल्टीमेटली वो कांस्टेंट हो गई है। जबकि जो बी की कंसंट्रेशन थी वो जीरो नहीं थी, इसलिए ये वाला प्लॉट ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा बल्कि यहां से स्टार्ट होगा और बी की कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज करेगी और वो भी अल्टीमेटली एक खास पॉइंट पर पहुंचकर कांस्टेंट हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए तो वो जो स्टेज है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाती है और तब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। तब रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाती है
प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाती है। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एक दूसरे के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यानी इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल हो, बट ये जरूरी है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो अगर आप रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखते हैं, दोनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैं, तो आर एफ जो कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की अवेलेबल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ए की अवेलेबल कंसंट्रेशन को मैंने ए माइनस एक्स से रिप्रेजेंट किया है, तो आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करेंगे तो इधर एक कांस्टेंट आएगा जो कि रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाएगा और उसको के एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसमें आर एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, के एफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन है, ए माइनस एक्स अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए है एट एनी टाइम टी। सिमिलरली अगर आप रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिखते हैं तो वो बी की अवेलेबल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। यानी आर बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर 1। बी की अवेलेबल कंसंट्रेशन को मैंने बी प्लस एक्स का नाम दिया है, यानी आर बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी प्लस एक्स। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करेंगे तो इधर एक कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन कहलाएगा। तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है फॉर रिवर्स और बैकवर्ड रिएक्शन, जिसमें आर बी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, के बी रेट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन है, बी प्लस एक्स अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ बी है एट एनी टाइम टी। मैंने आपको बताया कि चूंकि ए की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो बी के मुकाबले में काफी ज्यादा रखी गई है, तो जो नेट रिएक्शन की डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड होगी और जो नेट रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होगा। सो नेट रेट ऑफ रिएक्शन को मैंने आपको बताया था कि मैं इधर डी एक्स ओवर डी टी से रिप्रेजेंट करूंगा, जो कि इक्वल होना चाहिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब आर बी की वैल्यू ये है, आर एफ की वैल्यू आपने ऊपर निकाली है जो कि के एफ इंटू ए माइनस एक्स था। ये वाली वैल्यूज आप इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं। जब आप आर एफ और आर बी की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन यूं बनेगा, यानी डी एक्स ओवर डी टी विल बी इक्वल टू के एफ इंटू ए माइनस एक्स माइनस के बी इंटू बी प्लस एक्स। मैंने आपको बताया था कि रिवर्सिबल रिएक्शन या अपोजिंग रिएक्शन में एक स्टेज ऐसी आती है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। उस स्टेज को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं और उस स्टेज पर पहुंचकर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है और आर एफ इक्वल टू आर बी हो जाता है। आर एफ की वैल्यू आपने ये निकाली थी, आर बी की वैल्यू आपने ये निकाली थी, लेकिन जब इक्विलिब्रियम गेन हो गया तो फिर एक्स एक्स नहीं रहेगा, वो एक्स ई हो जाएगा। तो एक्स को एक्स ई से हम रिप्लेस कर देंगे तो ये बनेगा के एफ इंटू ए माइनस एक्स ई इज इक्वल टू के बी इंटू बी प्लस एक्स ई। यहां से के बी की वैल्यू निकाल लें, यानी बी प्लस एक्स ई को दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब ये जो के बी की वैल्यू है ये आप इस एक्सप्रेशन में 5.56 के अंदर के बी की वैल्यू जो आपने यहां से निकाली है वो इधर आप पुट कर देंगे। इधर आप पुट करेंगे तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये यूं बनेगा। जस्ट मैंने के बी की जो वैल्यू निकाली थी इन टर्म ऑफ के एफ वो यहां मैंने पुट कर दी है। इसको आप सिंप्लीफाई करें, ये के एफ और ये के एफ कॉमन ले लें, बाकी का आप एलसीएम लेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन बनेगा। अब आप यूं करें कि इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें और इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर दें। अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी, अगर मैं ए
को एक्स ई से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस ए एक्स ई, अगर मैं माइनस एक्स को बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस एक्स, अगर मैं माइनस एक्स को एक्स ई से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स इंटू एक्स ई आएगा। ये माइनस मैंने इधर ही रहने दिया है, मैंने ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो ए बी, ए को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ए एक्स, माइनस एक्स ई को बी से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स बी, और एक्स माइनस एक्स ई को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स ई एक्स आ जाएगा। अब ये जो ब्रैकेट है इसकी आउटसाइड पर माइनस है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो अंदर वाले जो क्वांटिटीज हैं उनका साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये ए बी माइनस ए बी हो जाएगा, ये माइनस ए एक्स हो जाएगा, ये माइनस की बजाय प्लस बी एक्स ई हो जाएगा, और ये भी प्लस एक्स ई एक्स हो जाएगा। अब आप इसमें देखें कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो कैंसिल आउट हो जाएंगी, मसलन एक्स एक्स इंटू एक्स ई ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस ए बी, ये माइनस है और ये ए बी प्लस है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो कैंसिल होंगे उनको निकाल दें, जो बाकी बचेगा वो ये होगा ए एक्स ई माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स ई। इसमें आप ऐसे करें कि जो एक्स ई वाली टर्म्स हैं उनमें से एक्स ई को कॉमन ले लें, यानी ये ए एक्स ई प्लस बी एक्स ई, तो यहां से एक्स ई कॉमन लेंगे तो ये ए प्लस बी इंटू एक्स ई रहेगा। यहां से माइनस एक्स कॉमन ले लें इन दो टर्म से, ये जो दो टर्म्स हैं इनमें से आप माइनस एक्स कॉमन ले लें तो ये ए प्लस बी आएगा। अब आप देखें कि ये ए प्लस बी इधर भी है और इधर भी है, ये फर्दर कॉमन ले लें तो ये एक्स ई माइनस एक्स रहेगा इंटू ए प्लस बी ओवर बी प्लस एक्स ई। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आप गौर से देखें तो ये दरअसल वेरिएबल सेपरेबल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए है कि इसमें एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी मौजूद है, और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए है कि इसमें एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी मौजूद है, और ये वेरिएबल सेपरेबल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए है कि इसमें से वेरिएबल को सेपरेट किया जा सकता है। वेरिएबल इसमें कौन कौन से हैं, एक्स और टी आप जानते हैं इसमें वेरिएबल हैं। वेरिएबल सेपरेट करें और इसको इंटीग्रेट कर दें। वेरिएबल सेपरेट करने के लिए मैंने डी एक्स ओवर डी एक्स को मैंने इधर रखा है और डी टी को मैं इधर ले गया हूं, और ये एक्स वाली टर्म थी एक्स ई माइनस एक्स, उसको डी एक्स के डिनोमिनेटर में ले आया हूं, और ये a प्लस बी ओवर बी प्लस एक्स ई इंटू के एफ ये कांस्टेंट है, इसको मैंने आउटसाइड पर लिखा है, और मैं इसका भी इंटेग्रल ले लेता हूं और इसका भी इंटेग्रल ले लेता हूं। तो अब आप जानते हैं कि ये जो डी टी का इंटेग्रल है ये तो टी होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, जबकि इधर आप फार्मूला यूज करते हैं एक्स ई माइनस एक्स का अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं तो वो -1 आता है। वो -1 अगर इसके ऊपर मौजूद हो तो इसको इंटीग्रेट करते वक्त डिनोमिनेटर का नेचुरल लॉग लिखते हैं। इधर -1 लाने के लिए मैंने इधर भी माइनस लगाया और मैंने इधर भी माइनस लगाया। अब ये वाला माइनस तो ऐसे रहेगा, जबकि एक्स ई माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 है वो इसके ऊपर मौजूद होगा, तो इसको इंटीग्रेट करते वक्त डिनोमिनेटर का नेचुरल लॉग लिखेंगे और ये जो आउटसाइड पे माइनस था वो एज सच इधर आएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो यूं बनेगा माइनस लॉग ऑफ एक्स ई माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस। आप जानते हैं कि जो c है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है और इसकी वैल्यू इनिशियल कंडीशन यूज करके निकाली जा सकती है। अब वो इनिशियल कंडीशंस क्या हैं, आपको पता होना चाहिए कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था तो तब t 0 था और तब x भी 0 था, यानी रिएक्टेंट की वो कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई है वो 0 थी। t 0 तो x 0, ये वाली कंडीशन आप इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन में अप्लाई करें। I mean,
T0 करें और x0 करें तो T0 पर ये सारी की सारी टर्म 0 हो जाएगी और इधर x0 हो जाएगा तो c की वैल्यू माइनस log ऑफ xe आएगी। वो वैल्यू आप निकालें और यहां पर c की जगह पे पुट कर दें। ये c की वैल्यू आई है, इसको ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पुट कर दिया है तो ये माइनस log ऑफ xe आएगा। ये माइनस log ऑफ xe को आप दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा। इस पर आप log फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये log ऑफ xe डिवाइडेड बाय xe माइनस x हो जाएगा। तो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा। इस एक्सप्रेशन को अगर आप और से देखें तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जिसमें log ऑफ xe ओवर xe माइनस x एज ए होल डिपेंडेंट वेरिएबल y है, जबकि ये जो t है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और ये y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप एक्सप्रेशन है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप प्लॉट बनाते हैं तो प्लॉट स्ट्रेट लाइन होगा और ओरिजिन से पास करेगा। प्लॉट की सिग्निफिकेंस ये होगी कि उसकी स्लोप से रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू निकाली जा सकती है। शर्त ये कि आप रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन जानते हो, यानी ए और बी की वैल्यू आप जानते हो, और प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आप जानते हो, यानी बी प्लस एक्स ई भी आप जानते हो। तो आपने के एफ की डिटर्मिनेशन आपने सीखी है। आप उस ऊपर वाले एक्सप्रेशन से को रीअरेंज करें तो आप के एफ के यूनिट भी निकाल सकते हैं, और ये के एफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन है और वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसके यूनिट जो हैं वो पर सेकंड आने चाहिए, जो कि उस एक्सप्रेशन से भी आप निकालेंगे तो वो पर सेकंड ही आएंगे। आपने के एफ निकालना सीखा, लेकिन अगर आपने के बी निकालना हो तो उसका तरीकाकार क्या होगा, आप दोबारा इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एंड देन एक्स शुड बी इक्वल टू एक्स ई। ये कंडीशन आप अप्लाई करें तो ये के एफ इंटू ए माइनस एक्स जो है वो ए माइनस एक्स ई हो जाएगा, और जो बी प्लस एक्स था वो बी प्लस एक्स ई हो जाएगा। और यहां से आप के एफ निकाल लें, ये दूसरी साइड पर जाएगा तो ये के बी इंटू बी प्लस एक्स ई पर डिवाइड हो जाएगा, तो के एफ की ये वैल्यू आएगी। अब के एफ की ये वैल्यू आप ऊपर वाले एक्सप्रेशन में जो आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखी है इन टर्म ऑफ के एफ उधर पुट कर दें। तो उधर आप पुट करेंगे तो ये इधर आप करेक्शन कर लेंगे कि ये यहां पर के एफ नहीं आएगा। के एफ की वैल्यू आप ऊपर वाले एक्सप्रेशन में यहां पर पुट करेंगे। यहां पर के एफ की जो वैल्यू आपने निकाली है वो पुट करेंगे, बाकी चीजें उसमें से कैंसिल आउट करेंगे, तो ये जो एक्सप्रेशन बनेगा वो यूं बनेगा। यानी log ऑफ एक्स ई ओवर एक्स ई माइनस एक्स विल बी इक्वल टू के बी इंटू ए प्लस बी ओवर ए माइनस एक्स ई। इसको आप चेक कर लीजिएगा कि फाइनल एक्सप्रेशन यही बनेगा। तो अब आप log ऑफ एक्स ई ओवर एक्स ई माइनस एक्स को एज ए फंक्शन ऑफ टी प्लॉट कर लें। उस प्लॉट की जो स्लोप है उससे के बी की वैल्यू निकाली जा सकती है। मैंने लास्ट टाइम एक टर्म डिफाइन की थी जो कि कंपोजिट रेट कांस्टेंट है, वो दरअसल के एफ और के बी का सम है। और
दोबारा एक दफा इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो अप्लाई करें, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एंड एक्स शुड बी इक्वल टू एक्स ई। ये कंडीशन आप अप्लाई करें, इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ से एक्स ई की वैल्यू निकालें। ये एक्स ई की वैल्यू उधर जो के एफ वाला एक्सप्रेशन था उसमें आप पुट कर देंगे, यानी ये बी प्लस एक्स ई था ना, तो एक्स ई की जगह पर ये आप वैल्यू पुट करेंगे, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो ये होगा, log of xe over xe minus x into kf plus kb into t। तो अब अगर आप log of xe over xe minus x को एज ए फंक्शन ऑफ t प्लॉट करें तो इस प्लॉट की जो स्लोप है वो आपको kf plus kb की वैल्यू देगी, यानी आपने जस्ट जो स्लोप है इस प्लॉट की वो दोनों रेट कांस्टेंट के सम के इक्वल होगी। इस तरह आप कंपोजिट रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपके पास कंपोजिट रेट कांस्टेंट की वैल्यू मौजूद है और आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी मौजूद है तो आप इंडिविजुअल रेट कांस्टेंट की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं।